मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसके आगे कितनी बड़ी बड़ी चॉइसेस रख दी गई थी। उसमें किस तरीके से नेहरू जी ने वहाँ पे गुटनिरपेक्षता यानी कि नैम को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नैम से प्रभावित होकर नैम को आगे चलकर ज्वाइन किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। 1960s के दौर को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। 1960s के दौर को आपकी विश्व की जो राजनीति के इतिहास में खतरनाक दशक के नाम की संज्ञा दी गई है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो खतरनाक दशक की संज्ञा 1960s के दशक को क्यों दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, 1960s में ना हमारे जो भारत देश में बहुत कुछ हो रहा था। विश्व राजनीति के आगे ना बिल्कुल उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस की जो प्रणाली है, कांग्रेस की जो व्यवस्था रही है, उसमें बहुत सारी चुनौतियां और उसका पुनर्स्थापन इसी दशक में हुआ था। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 1960s में ना हमारा जो मानसून था वो फेल हो गया था। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में जब ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम पे अशिक्षा थी भारत में और कृषि प्रधान देश था, ज़्यादातर लोगों की जो रोज़ी रोटी चल रही थी वो कृषि से ही चल रही थी। और मानसून फेल हो जाने की वजह से जो उनकी जो रोज़मर्रा की जो रोज़ी रोटी जो उनकी चल भी रही थी वो भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मानसून फेल हो जाने के साथ साथ हमारा जो रुपया था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल नीचे आ चुका था। उसकी जो कीमत थी वो दिन पर दिन नीचे होती चली जा रही थी। आप लोगों को भी पता है, इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है कि जब रुपया डॉलर के कंपैरिजन में नीचे होता है तो उससे कीमतें बढ़ती हैं। अब जब कीमतें बढ़ेंगी, मानसून फेल हो चुका है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो जो हमारा जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो भी जनता है वो किस तरीके से अफोर्ड करेगी, क्योंकि मानसून फेल हो गया है अपने देश में। अगर हम लोग ये सोचें कि हम अपने ही देश में कृषि करके भी कुछ कर लें तो वो भी नहीं हो सकता था। इसकी हमारी जो भूमि की जो स्थिति थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, रुपया गिर रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, तो यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। इसी के साथ साथ, बिल्कुल इसी के साथ साथ 1964 में हमारे जो नेहरू जी थे, जिन्होंने कांग्रेस को अपने ही एक अलग आयाम तक पहुंचाया था, एज अ प्रधानमंत्री जिन्होंने नैम को इंट्रोड्यूस किया, विश्व राजनीति में जिन्होंने एक अपना ही वर्चस्व बनाया, कांग्रेस का वर्चस्व बनाया। 1964 में एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अब कांग्रेसियों के आगे एक दुविधा वाली स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपना उत्तराधिकारी देना था। और उत्तराधिकारी का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो जाके गद्दी संभाले और बस हो गया। उत्तराधिकारी के सर पे बहुत सारी टेंशन्स होती है, वो उसको विरासत में मिलती है। क्योंकि देखिए, उत्तराधिकारी को ना जो चीज़ें विरासत में मिली होती है ना, सब कुछ मिला होता है, उसके साथ एक लेगेसी को भी फॉलो करना होता है, जो उनसे पहले के जो लीडर्स ने जो बनाया हुआ है, उनकी उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो उन्होंने जो अपनी इमेज बना ली सबके सामने, उस इमेज को एज इट इज़ लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। उत्तराधिकारी यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से उनके आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे आपको पावर तो मिलती है, उत्तराधिकारी आपको पावर तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ कर्तव्य भी मिलेंगे, एक लेगेसी भी होगी जो आपको फॉलो करनी होगी। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए जैसे आपके पिता हैं, ठीक है, किसी कारणवश उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाती है, आपके पिता, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है ना कि उस टाइम पे होता था 1960s के बाद कि उनके बाद जो होगा वो बेटा गद्दी संभालेगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जब आप अपनी पिता की गद्दी में बैठेंगे, जब आपके पिता वो काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको वो काम करना है, तो आपके सर पे कितनी टेंशन होगी। क्योंकि आपके जो पिता ने जो अभी तक जो बनाया है, जो कमाया है लोगों के बीच में रह के, आपको अपने आप को साबित भी करना है और आपको अपने पिता की जो लेगेसी है, जो उन्होंने अभी तक कमाया है, उसके ऊपर भी कोई धब्बा नहीं लगने देना है, उनकी भी इमेज खराब नहीं होने देनी है। यहाँ पे आप समझिए कितना प्रेशर होता है उस बच्चे के ऊपर जिसे अपने पिता, ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे आपके पिता ने आपका रेफरेंस किसी कंपनी में दिया है और आपको उनके रेफरेंस से जाके एक कंपनी में काम करना है, तो सोचिए आपके दिमाग में कितनी टेंशन होगी कि नहीं, मेरे पिताजी का जो नाम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पिताजी को शिकायत चली जाएगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, लोग क्या कहेंगे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और उनका बेटा किस तरीके से क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इसे ऐसे समझिए।
इसी एग्जाम्पल को वहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से उत्तराधिकारी अगर हम घोषित कर भी दें, कांग्रेस के आगे ये चुनौती थी कि उत्तराधिकारी हम लोग, एक तो पहली बात था कि हम किसको घोषित करें, हमारे आगे तो ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हमने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर भी दिया तो क्या पता वो इस चीज़ को उतनी ही सीरियसनेस के साथ फॉलो कर पाएगा जिस तरीके से नेहरू जी ने किया। नेहरू जी का अपना एक योगदान रहा है, आप लोगों को भी पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका एक अपना योगदान रहा है। उनका ही उनके फादर का ही सजेशन था, नेहरू खानदान का आप लोगों को पता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ रहा है हम लोगों की आज़ादी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके ही पिताजी ने उद्देशिका प्रस्ताव दिया था कि हम लोगों को एक एक उद्देशिका चाहिए। उससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक उद्देशिका नाम की भी चीज़ होती है। और देशों में था, लेकिन हमारे देश में जो जिक्र किया गया था ये उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो बहुत सारे उनके और भी बहुत कुछ उन्होंने किया था, तो लेगेसी थी, ठीक है, तो उसको फॉलो करना था। अब यहाँ पर उनके आगे ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर 1964 में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, उनका जो टेन्योर रहा है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि उनके टेन्योर में वो रहे थे 1964 टू 1966, ठीक है, और इतने से ही टेन्योर में उन्होंने अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा एज अ प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज देखा था। क्यों? क्योंकि हमारे उसी दौरान हमारे जो युद्ध था वो चाइना के साथ हुआ, हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ, मॉनसून ऑलरेडी फेल था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थी। इसी दौरान 1965 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कि जय जवान और जय किसान नारा किसने दिया गया था, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो कांग्रेस के आगे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो शांत हो गया था, उन्हें लग रहा था वो उनकी मृत्यु के साथ फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई थी कि अब वो फिर से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जी आती हैं मैदान में, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब कोई महिला ऐसे, उससे पहले क्या है ना कि हमारे जितने भी रहे ना वो पुरुष ही रहे हैं, कोई भी महिला ऐसे राजनीति में आई नहीं थी। हमारी जो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो हमारी स्वास्थ्य मंत्री पहली बनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस नेहरू खानदान की जो अपनी जो लेगेसी थी वो उसकी तो परिकाष्ठा ही कोई नहीं थी कि मतलब वो तो एक अलग लेवल की, आप लोगों को भी पता है, एक लेगेसी फॉलो करनी थी। तो इंदिरा गांधी जी खुद मैदान में उतरी थी 1967 के चुनाव में, हमारा जो चौथा आम चुनाव था, ठीक है। तो वो जो कंपटीशन था वो मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी जी के बीच में था। चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी जो थी वो भारी बहुमत से जीती थी, स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से वो जीती थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है ना कि इंदिरा गांधी जी को जिताने के पीछे ना लोगों के अपने बहुत सारे स्वार्थ थे, ठीक है। ये वो दौर था, ये बिल्कुल आज वाला दौर नहीं था कि जिसमें महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर पार्टी में महिलाएं हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये उस टाइम का दौर है जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ ये सिखाया जाता था कि आप सिर्फ जो बनी हैं वो सिर्फ किचन के लिए बनी हैं, आपका काम बाहर निकलना नहीं है, आप लोग ऑफिसेस के लिए नहीं बनी हैं, आर्थिक क्षेत्र से तो आपको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप घर के लिए बनी है, आप घर संभालिए, आप हमारी वंश की बेल को आगे बढ़ाइए, इतना ही काम आपका होना चाहिए। घर के काम कीजिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, पतियों को खुश कीजिए, इससे ज़्यादा का आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो उस दौर में एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को साबित करना, अपने पिता की सत्ता को साबित करना। आप इस चीज़ को समझ के देखिए, आज से कितने साल पहले की ये बात है, ये आजकल के तरीके से इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। स्थितियाँ बहुत ही दयनीय थी उस टाइम पे महिलाओं के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोगों को भी पता है कि एक महिला के लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने आप को साबित करना। तो बहुत सारे लोगों की मंशा ये थी कि हम इंदिरा गांधी जी को जिता देते हैं, पार्टी एज अ प्रधानमंत्री मतलब वो बनेंगी और उनके कंधे पे बंदूक रख के हम लोग चलाएंगे, मतलब हम उनको इनडायरेक्टली कोशिश करेंगे, अपने आप को मतलब इनडायरेक्टली हम लीड करेंगे, उनका सिर्फ नाम चलेगा। कई सारे लोगों ने यही सोचा था क्योंकि उन लोगों को लगा था कि इंदिरा जी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या ही जानती होंगी राजनीति के बारे में। बट जो इंदिरा गांधी जो थी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन
लीडर के तरीके से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था आगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो अच्छे तरीके से राजनीति को जानती थी, समझने की कोशिश कर रही थी। वो तो शुरू से ही एक राजनीतिक माहौल में रही हैं, तो वो अच्छे तरीके से अवेयर थी। बट लोगों को ऐसा लगा था, वो एक महिला को एक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और उन्हें लगा था कि उनके लिए ये सब चीज़ें ईजी नहीं होंगी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी जीतती हैं, बहुमत के साथ जीतती हैं और आगे सत्ता संभालती हैं। अब यहाँ पर देखिए 1969 आते आते कांग्रेस का जो होता है ना, कांग्रेस में आपसी फूट पड़ जाती है। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप ना कांग्रेस की लेगेसी को समझिए। कांग्रेस कब आई? देखिए, कांग्रेस हमारी जो जन्मी थी, ठीक है, वो जन्मी थी 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम द्वारा, जो कि खुद एक ब्रिटिशर थे। उन्होंने कांग्रेस का इजाज़ किया था। कांग्रेस का जो पहला जो विभाजन हुआ था ना, वो हुआ था 1907 में, गरम दल और नरम दल। लेकिन आगे जाके वो भी जुड़ गए थे आपस में, वो विभाजन जो था वो रद्द हो गया था। ऐसी लेगेसी चलते चलते अब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो कि हुआ था इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई एंड कामराज। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस थी उसे कांग्रेस आर का नाम दिया गया था और मोरारजी देसाई और कामराज वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ का नाम दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर अब कंपटीशन चल रहा था उन लोगों का आपस में। ठीक, अब यहाँ से अब थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पे ना आपकी बुक में मैंने देखा है, हाँ, इसी को ये जो इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई जो था, इसको आपकी बुक में दिया गया है सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे सिंडिकेट को आप लोग समझिए। सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट कांग्रेसी नेता जो थे, जो इलेक्टेड जो नेता थे कांग्रेस के, उनका एक अनौपचारिक नाम दिया गया था सिंडिकेट, इसीलिए इसे कहते हैं सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो बुक में है वो आपको पढ़ना ही है। मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी जो कि सरल शब्दों में होगी, जिससे आप लोग जल्दी से समझ सके कि क्या हो सकता है। उन्होंने कोई औपचारिक नाम नहीं दिया, उन्होंने अनौपचारिक नाम के रूप में सिंडिकेट नाम दे दिया गया था, जिसे इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1969 में विभाजन हुआ, इसी को ये जो 1969 का जो विभाजन था, इंदिरा मतलब आर और ओ वाला, इसको भी सिंडिकेट ही कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स अब नई नई हम लोग सीखेंगे। देखिए, गठबंधन की सरकार 1969 में जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ ना कि कांग्रेस जो थी वो बहुमत के साथ आई ही नहीं। ठीक है, तो जब कोई पार्टी बहुमत के साथ नहीं आती है संसद में, तो वो और छोटी छोटी पार्टीज का जो होती है ना साथ ले लेती है, जिसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, हमारा जो ये गठबंधन जो है, इसका मतलब ही ये होता है कि एक पार्टी जो कि बहुमत से नहीं आई है वो और छोटी छोटी पार्टीज की सहायता ले लेती है और एक गठबंधन की सरकार बनाती है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि जब हम वोट देते हैं तो हम यूजुअली क्या होता है ना, जो हमारे जो 7 राष्ट्रीय दल जो हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, रकपा हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गई, ऐसे करके हमारे जो 7 क्षेत्रीय दल हैं, मार्क कर लीजिएगा, 7 क्षेत्रीय दल हैं हमारे पास चॉइसेस 7 तरीके की होती है और एक होता है नोटा क्षेत्रीय दलों में। ठीक है, उससे क्या होता है ना, जैसे हम किसी एक पार्टी को प्रॉपर बहुमत नहीं दे रहे, कई सारे लोग जो होते हैं वो नोटा भी दबाते हैं। तो नोटा जो होता है ना, नन ऑफ द अबव होता है। वो किसी भी ना अबव की जो पार्टीज होंगी, जो ऊपर के जो 7 क्षेत्रीय दल होंगे, उनमें से किसी को भी वोट नहीं जाएगा। नोटा का मतलब होता है नल एंड वाइट, किसी भी पार्टी को नहीं। ठीक है, एक अन्य का भी होता है, लेकिन उससे नीचे एक होता है नोटा। नोटा का मतलब ये होता है कि जो ऊपर की जो अलाइन जो पार्टीज हैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं जाएगा, नोटा को चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि अब देखिए, कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगी। जब हम क्लास में टेस्ट लेते हैं और क्लास में देखिए, हम लोग क्लास में जब टेस्ट लेते हैं और 10 में से किसी के 5 आते हैं, तो चाहे या ना चाहे तो वो जो होता है टॉपर तो वही होता है ना जिसके 5 आए हैं, भले ही कम आए हैं लेकिन क्लास में सबसे ज़्यादा आए हैं। बिल्कुल वही वाली स्थिति हो जाती है, बिल्कुल वही है। ठीक है, जिसके 5 आए हैं विनर तो वो है ना, फर्स्ट तो वो आया है, चाहे कम के साथ ही आए, बिल्कुल वैसे। तो अब क्या होता है ना कि जिसके 5 आए हैं वो थोड़े थोड़े औरों से ले लेगा गठबंधन की सरकार के लिए, कि जो विनर आया है, बहुमत नहीं मिला, अच्छा मत नहीं मिला, लेकिन और पार्टी से बोलेंगे कि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम एक दोनों मिलके गठबंधन की सरकार बनाते हैं, मजबूत सरकार बनाते हैं। कुछ मिनिस्टर्स आपके होंगे, कुछ मिनिस्टर्स हमारे होंगे, वो बाद में तय किया जाता है। ये होता है गठबंधन की सरकार। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मैंने आपकी बुक में पढ़ा है एक आया राम और गया राम
वाली भी स्थितियां दी गई हैं। आयराम और गयाराम की स्थितियां जो होती है ना, ये आपके राजनीतिक शब्दकोश में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। आयराम और गयाराम का मतलब ये होता है, ये कार्टून के ऊपर आप लोगों की बुक में दिया गया है और इस चीज़ को आपने पढ़ना है। वो दिया गया है, कार्टून को स्टडी कीजिएगा किस तरीके से क्या है। मैं आपको सिर्फ वर्बली बता देती हूँ आयराम और गयाराम क्या होता है। आयराम और गयाराम का मतलब होता है ऐसे नेता जो कि किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं या हार जाते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी बदल देते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं या तो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कई हिस्ट्रीज रही है। ये आयराम गयाराम और ये जो दल बदल जो होता है, सेम एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है। हमारा जो दल बदल जो है वो हमारे शेड्यूल 10 में दिया गया है, ठीक है, आप लोगों को भी पता है। हमारे जो शेड्यूल हैं वो 12 शेड्यूल हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। शेड्यूल 10 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, दल बदल का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम किसी, सपोज मैं हूँ, मैंने किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा लेकिन मैं हार गई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी ना कि अब मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हार गई हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन कर लूँगी जो शायद जीती हुई हो, वो मेरी मर्ज़ी है, जो शायद जीती हुई हो या फिर मुझे लगता है कि जो जिस पार्टी में मैं प्रेजेंट में हूँ उससे थोड़ी सी बेटर है, तो मैं उसको जाके ज्वाइन कर लूँगी। यही होता है दल बदल, यही होता है आयराम गयाराम। राजनीति के शब्दकोश में इसे आयराम गयाराम की दी गई है, ठीक है, संज्ञा दी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि दल बदल और आयराम गयाराम में क्या फ़र्क है। दोनों एक चीज़ें हैं। आप लोगों से जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को ऐसे ही डिफ़ाइन करना है। वो नेता जो कि अपनी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाएं या हार जाएं, कई लोगों को जीतने के बाद भी लगता है कि नहीं, ये पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली स्थितियाँ, इसी को बोलते हैं दल बदल, इसी को बोलते हैं आयराम गयाराम। इसके बाद की जो स्थितियाँ हैं आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। जो हमारे जो जाकिर हुसैन जो थे, उनकी भी तत्कालिक जो मृत्यु हुई थी, अचानक मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो थे इलेक्शन हुए थे हमारे संजीवा राव रेड्डी और उनके बीच में। तो वो भी जो स्थितियां थी वो भी आप लोगों को भी पता होगा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ज़्यादा देर तक ना खाली नहीं रह सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 6 महीने से ज़्यादा तो वो पद किसी भी कीमत पे खाली नहीं रहेगा, और वो भी अनौपचारिक तौर पे रहता है, क्योंकि जो हमारे उप राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनका काम संभालते हैं, ठीक है। तो आगे जाके आप लोगों को भी पता है संजीवा रेड्डी वर्सेस मोरारजी देसाई हुआ था, फिर उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, ये बहुत सारी चीज़ें ये आप लोगों की बुक में हैं। जितना एक्स्ट्रा नॉलेज थी या जो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकती थी, क्योंकि बच्चे फंसते, देखिए किताबी नॉलेज तो आप लोगों के पास है, किताबें आप लोगों के पास है, आप लोगों ने पढ़नी है, लेकिन जो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि ये आयराम गयाराम, दल बदल, गठबंधन क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता गठबंधन क्या होता है। तो गठबंधन में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी ही उसमें बता देती हूँ, पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है। देखिए, गठबंधन की सरकार तब बनती है जब हमारा जो कोरम होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। कोरम को आप ऐसा समझिए कि जैसे कोई स्टेडियम होता है ना, जब हम कोई प्रोग्राम देखने जाते हैं, कोई स्टेडियम होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एक स्टेडियम की स्ट्रेंथ अगर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 500 है, तो ये उसका कोरम है 500। अगर मैं किसी स्टेडियम में जा रही हूँ कुछ प्रोग्राम देखने के लिए और उतना नहीं हो पा रहा है, 500 में से 300 लोग भी नहीं है वहाँ पर, तो क्या होता है ना, ऐसी स्थिति में जो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना कि जिन लोगों को हमने कहा था वो तो नहीं आए, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पूरी करनी है, तो हम किसी और को ले आते हैं, हम बाहर से किसी और से बात करते हैं, या हम और लोगों को बोलते हैं कि वो आएँ और देखें। वो अपने कोरम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 300 लोग आए हैं, 500 की स्ट्रेंथ है, तो वो अपने कोरम को पूरा करना चाहेंगे, वो पूरा 500 करना चाहेंगे, इसीलिए वो और लोगों की हेल्प लेंगे। इसी को कहते हैं गठबंधन, क्योंकि वो एडिशनल लोग आए हैं। जिन लोगों को बोला था, पूरी पार्टी से उम्मीद की गई थी कि बहुमत के साथ आएगी, नहीं आई थी। यही होता है गठबंधन सरकार। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग स्कूल में थे, हमें भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की यहाँ पर गठबंधन और ये सब सॉल्व कर दी गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझा हो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच।